आज हम जालौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। अब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में और उसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और उसके बाद में जालौर जो चौहानों की महत्वपूर्ण शाखा है और यहाँ जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। इसके बारे में अपन विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जालौर का वास्तव में नाम जालौर क्यों पड़ा। तो ये जालौर का नाम जालौर इसलिए पड़ा क्योंकि जालौर में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और इस जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। इसके अलावा हमें बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख इससे जानकारी मिलती है कि यहां पर महर्षि जाबाली की ये जालौर तपोभूमि थी। और इसी कारण महर्षि जाबाली के नाम पर ही इसका नाम जाबालीपुर नाम इसका पड़ा। तो जालौर का नाम एक तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। इसके अलावा बिचौलिया शिलालेख के अनुसार महर्षि जाबाली की ये जालौर जो क्षेत्र था ये तपोभूमि थी, कर्मभूमि थी और इसी कारण जाबाली के नाम पर ही इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। प्राचीन समय में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और जालौर में यहां पर देखते हैं जो जालौर दुर्ग है, जालौर दुर्ग की जो संस्थापक है, जालौर दुर्ग का संस्थापक है, जालौर दुर्ग का निर्माण करता प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये जालौर दुर्ग है, इस जालौर दुर्ग के अन्य नाम स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी, इसके अलावा सोनगढ़ या सोनगिरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी और सोनगिरी के कारण ही सुवर्णगिरी और सोनगिरी के कारण ही यहाँ के जो चौहान थे वो चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि जालौर के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान क्यों कहलाए। तो सुवर्णगिरी और सोनगिरी या सोनगढ़ के नाम से ये दुर्ग जाना जाता था और इसीलिए ये सोनगरा चौहान कहलाए। इसके अलावा जालौर दुर्ग में सोनगरा चौहानों की कुलदेवी का मंदिर है। आशापुरा माता का मंदिर इसी दुर्ग में है। अब जालौर दुर्ग में चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई तो इसके बारे में अपन सबसे पहले नाडोल जो पाली में है और यहां का जो शासक था अलहण और अलहण का पुत्र था कीर्तिपाल।
कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल के समय जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ मेवाड़, यहां का शासक इस समय सामंत सिंह था। तो कीर्तिपाल मेवाड़ पर आक्रमण करता है और सामंत सिंह आक्रमण करता है। सामंत सिंह पराजित हो जाता है। उसके बाद में सामंत सिंह का जो भाई है, छोटा भाई, जिसका नाम था कुमार सिंह, और कुमार सिंह उन्हें कीर्तिपाल से पिछली हार का बदला लेने के लिए कीर्तिपाल पर आक्रमण करता है और कुमार सिंह की यहां पर विजय होती है और कीर्तिपाल पराजित होता है। और कीर्तिपाल यहां पराजित होने के बाद भागकर जालौर चला आता है। और यहां जालौर आकर कीर्तिपाल ने जालौर आकर यहां 1182 ईस्वी चौहान वंश की स्थापना की। इसीलिए जालौर में चौहान वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कीर्तिपाल को माना जाता है। अब अपने कीर्तिपाल के बाद में देखें तो कीर्तिपाल के बाद में और भी उत्तराधिकारी हुए थे जिन्होंने जालौर में जो चौहानों की सोनगरा शाखा है, चौहान साम्राज्य, उस साम्राज्य का विस्तार किया था। कीर्तिपाल को कीतू के नाम से, कीतू एक महान राजा, ये जो उपाधि है, ये उपाधि मुनोत नैन सिंह ने नैन सिंह द्वारा दी गई थी। और मोहम्मद नैन सिंह ये जो थे, ये जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे। इनके मोहम्मद नैन सिंह दीवान थे। नैन सिंह ने कीतू एक महान राजा की उपाधि थी। इसके अलावा कीर्तिपाल ने जालौर दुर्ग में, जो जालौर दुर्ग है, यहां पर इन्होंने जांगलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की और कीतू एक महान राजा की उपाधि कीर्तिपाल को मोहम्मद नैन सिंह ने दी। और नैन सिंह दीवान थे जसवंत सिंह के, जो कि जोधपुर के महाराजा थे। और कीर्तिपाल ने यहाँ जालौर में जांगलेश्वर का ये मंदिर बनवाया था। कीर्तिपाल के बाद में जो शासक हुए वो हुए समर सिंह के बाद में उदय सिंह के बाद में चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में सामंत सिंह। और सामंत सिंह ने 1296 ईस्वी शासन का
प्रभार, शासन का प्रभार कन्नड़ देव चौहान, जो सामंत सिंह के पुत्र थे, कन्नड़ देव चौहान को दे दिया। और सामंत सिंह की जो मृत्यु है 1305 ईस्वी में सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 1305 में मृत्यु के बाद में जालौर का शासक कन्नड़ देव चौहान बनते। और कन्नड़ देव चौहान ने जालौर के शासक के रूप में 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक इन्होंने यहां पर शासन किया था। 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक इन्होंने यहां शासन किया था। अब कन्नड़ देव चौहान के समकक्ष दिल्ली का जो सुल्तान था, खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनकी 1296 में अपन ने पढ़ा था कि 1296 में उनकी हत्या करके और उनकी जगह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं। और इनके दौरान ही इसी दौरान चित्तौड़ के जो शासक थे समर सिंह होते हैं और गुजरात के कर्ण सिंह बघेला। तो देखते हैं अपन जालौर के जो शासक थे वो थे कन्नड़ देव थे जालौर के शासक। और इधर दिल्ली के जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी कन्नड़ देव के समकक्ष खिलजी वंश दिल्ली में सुल्तान के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके। और इसी दौरान यहाँ जो मेवाड़ है, चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे समर सिंह। और इधर जो गुजरात के जो शासक थे वो थे कर्ण वघेला। और इनका जो मंत्री था वो था माधव। कर्ण वघेला और इनका जो मंत्री था माधव और कर्ण वघेला के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, अनबन हो जाती है। और माधव कहां चला जाता है? अलाउद्दीन के पास चला जाता है, और अलाउद्दीन से गुजरात पर आक्रमण करने के लिए कहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में, ये 1299 ईस्वी की घटना है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी उल्लूग खा और नुसरत खा ये इसके जो सेनापति है, इन सेनापति को दो उल्लू खा और नुसरत खा के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण के लिए सेना भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये जो सेना है ये चित्तौड़ मेवाड़ से होकर गुजरात अभियान के लिए जाती है। और यहां पर इस जाती हुई सेना को समर सिंह का जो दरबारी था, निम्बा, ये देख लेता है। और इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी की सेना की ये जानकारी किसको देता है? समर सिंह को जानकारी देता है। और समर सिंह
इस सेना पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है और आक्रमण कर खिलजी सेना से कर वसूलता है, कर वसूलता है और कर वसूलने के बाद में इसे जाने देता है और ये खिलजी सेना गुजरात जाकर कर्ण वगैरह को पराजित करती है, पराजित कर देती है। और यहां पर जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, इस सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसके अलावा खूब सारी धन संपदा को लूटा और खंडित जो मूर्ति है, खंडित मूर्ति, वह धन संपदा लूट के माल को लेकर ये पुनः दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और इस बार इन्होंने जो रास्ता चुना वो जालोर का चुना। जालोर होते हुए ये दिल्ली की ओर रवाना होते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि वापस अगर मेवाड़ के रास्ते से दिल्ली गए तो मेवाड़ के शासक समर सिंह इनसे पुनः कर वसूलेगा, इसलिए इन्होंने इस बार जो रास्ता चुना वो जालोर का रास्ता चुना। और जालोर का रास्ता चुना। जालोर में प्रवेश की जानकारी, जब खिलजी सेना के प्रवेश की जानकारी कान्हड़ देव को मिली तो कान्हड़ देव ने जेता देवड़ा को आक्रमण के लिए भेजा और जेता देवड़ा ने आक्रमण करके यहाँ जो खिलजी सेना है इससे धन संपदा जो गुजरात से लेकर आए थे धन, वह जो खंडित मूर्ति थी, खंडित मूर्ति को इनसे छीन लेता और छीनकर कान्हड़ देव को सौंप देता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से बुरी तरह से पराजित होकर अपने प्राण बचाकर भाग जाती है, प्राण बचाकर भागकर दिल्ली आ जाती है। और इस सारी घटनाक्रम की जानकारी ये अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं कि मेवाड़ के शासक समर सिंह ने तो उनसे कर वसूला और जो जालोर के शासक है कान्हड़ देव चौहान, उन्होंने जो भी धन संपदा ये गुजरात अभियान से लेकर आए थे, लूट कर लाए थे, उस सारी संपदा को कान्हड़ देव ने छीन लिया। और जो खंडित मूर्ति थी इसके जो 5 टुकड़े थे, 5 टुकड़े, शिवलिंग के जो 5 टुकड़े थे, इन 5 टुकड़ों को 5 स्थानों पर स्थापित करवाया। स्थापित किसने करवाया? कान्हड़ देव ने स्थापित करवाया। तो इसके कारण कान्हड़ देव ने, क्योंकि खिलजी सेना पर आक्रमण किया था और इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़ देव को सबक सिखाना चाहते थे, नाराज थे और कान्हड़ देव से क्रोधित थे, इसलिए यह भी एक युद्ध का कारण माना जाता है। 1299 ईस्वी की यह घटना है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो युद्ध का जो अगला कारण है वो 1305 ईस्वी की घटना भी महत्वपूर्ण है, जो युद्ध का कारण बनी थी। 1305 ईस्वी की घटना भी कारण बनी थी, क्योंकि इधर हम देखते हैं कि जालोर, इस समय घटना क्या घटित हुई? जालोर के जो शासक थे वो थे कान्हड़ देव। बताइए कान्हड़ देव के बारे में। और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में सेनापति
एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में आक्रमण के लिए सेना भेजी और इधर से कानरदेव और इसके मध्य, दोनों के मध्य संधि हो जाती है, दोनों के मध्य संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है। और समझौते में शर्त तय होती है कि कानरदेव का जो पुत्र है वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया जाएगा, दरबार में नियुक्त किया गया। और संधि के तहत वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित होते हैं शर्त के अनुसार। तो इसके बारे में भी हमें अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग जानकारी मिलती है। फरिश्ता तो कहता है कि कानरदेव दिल्ली गया था, फरिश्ता के अनुसार, वो भी देख लेते हैं अपन। फरिश्ता के अनुसार कानरदेव दिल्ली गए, लेकिन उस समय दिल्ली में फरिश्ता के अनुसार घटना घटित होती है कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कोई भी ऐसा हिंदू राजा नहीं है जो अलाउद्दीन का मुकाबला कर सके। तो इस चुनौती को कानरदेव स्वीकार करते हैं और चुनौती देते हैं युद्ध की, और ये युद्ध की चुनौती देकर दिल्ली गए थे, लेकिन ये वापस युद्ध की चुनौती देकर जालौर आ जाते हैं। मोहनोद नेल्सी के अनुसार दिल्ली वीरमदेव गए, ये दिल्ली गए थे। अब देखो वीरमदेव दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली, ये जो दरबार है अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं बैठे। अलाउद्दीन खिलजी और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, जो इनके बगल में ही बैठी थी। और उस समय इधर से वीरमदेव चौहान दरबार में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही दोनों की, फिरोजा और वीरमदेव चौहान दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिरोजा वीरमदेव पर फिदा हो जाती है। वीरमदेव क्योंकि शारीरिक रूप से भी 7 फुट की हाइट वाले, लंबे कद काठी वाले और सुडौल शरीर था, हट्टे कट्टे थे, जवान थे, और इनके शारीरिक रूप को देखकर फिरोजा इन पर फिदा हो जाती है, वीरमदेव से प्रेम करने लग जाती है और फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है। और इस घटना की जानकारी, इस प्रेम संबंध के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी पुत्री फिरोजा को समझाते हैं, लेकिन फिरोजा मानने को लिए तैयार नहीं थी। और फिरोजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वीरमदेव से उसका विवाह नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेगी। तब अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव के समक्ष विवाह
प्रस्ताव, ये विवाह का प्रस्ताव वीरमदेव के सामने रखते हैं, लेकिन वीरमदेव इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार करके वीरमदेव यहां से जालोर चले आते हैं, जालोर चले आते हैं, और इससे वीरमदेव द्वारा विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव से नाराज होता है, और ये अब वीरमदेव को व कानड़देव को सबक सिखाने के लिए जालोर पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। और फिरोजा भी पिता से कि वीरमदेव के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जालोर की ओर अभियान करते हैं, अपने सेनापति को जालोर युद्ध के लिए भेजते हैं। अब देखो इसके बाद में अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव के मध्य कौन सी घटना घटित हुई। तो अपन देखते हैं ये जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग के आगे ये सिवाना, सिवाना दुर्ग, ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बाड़मेर में है, बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया हुआ है, और हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया हुआ है, और इस सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया हुआ है, और यहां का जो शासक होता है वो शीतलदेव, शीतलदेव चौहान यहां का प्रशासक होता है। शीतलदेव चौहान का पुत्र सोम। अब देखो इधर से दिल्ली में अलाउद्दीन बैठा है, और अलाउद्दीन दिल्ली से आक्रमण के लिए, जालोर पर आक्रमण के लिए कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग जो इसका सेनापति है, इसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण के लिए सेना भेजता है। लेकिन जालोर को जीतने से पहले जो सिवाना दुर्ग है इसे जीतना अनिवार्य था, और सिवाना दुर्ग को जीते बगैर जालोर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा जो सिवाना दुर्ग है, ये सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर के शासक मालदेव व चंद्रसेन ने यहाँ पर शरण ली थी, इसलिए इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। अब इधर से कमालुद्दीन गुर्ग आक्रमण करता है सिवाना दुर्ग पर, और सिवाना दुर्ग को ये चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन सिवाना दुर्ग को घेरने के बावजूद भी ये सिवाना दुर्ग को जीत नहीं पाता है, जीतने में असफल होता है, जीत नहीं पाता है।
तब शीतलदेव का एक जो सेनापति है, सेनापति जिसका नाम है बावले पंवार, इस बावले पंवार को कमालुद्दीन बुर्ग लालच देता है। लालच देता है, लालच किसका देता है? दुर्ग का, कि शीतलदेव के बाद में अगर ये सहायता करे तो इसे यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। और इस लालच में आकर बावले दुर्ग का जो गुप्त मार्ग है, दुर्ग का जो गुप्त मार्ग है, गुप्त प्रवेश, प्रवेश मार्ग ये बता देता है। और उस गुप्त मार्ग से कमालुद्दीन बुर्ग सिवाना दुर्ग में प्रवेश होने में सफल रहता है। और अब शीतलदेव और इसका पुत्र सोम दोनों केसरिया धारण कर लेते हैं, केसरिया धारण कर लेते हैं। और इधर शीतलदेव चौहान की पत्नी मेणा दे ये जोहर कर लेती है, जोहर कर लेती है। तो ये राजस्थान का जो शाखा कहलाता है, तीसरा शाखा, राजस्थान का तीसरा शाखा हुआ 1308 ईस्वी। तीसरा शाखा हुआ 1308 ईस्वी में। शीतलदेव चौहान और पुत्र सोम, शीतलदेव चौहान का जो पुत्र है सोम, दोनों केसरिया धारण कर लेते हैं। और केसरिया धारण कर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इधर रानी मेणा दे अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है। इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी के कारण राजस्थान में तीसरा शाखा हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद, दुर्ग का नाम खेराबाद रख देते हैं। दुर्ग का नाम खेराबाद रख देते हैं। और जालौर जो दुर्ग है, इसका निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। इस प्रकार सिवाना अब अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में। अब उसके बाद में अपन देखेंगे कि सिवाना दुर्ग के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उससे पहले 1309 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना की पराजय होती है 1309 ईस्वी में। 1309 में मलकाना का युद्ध होता है। इधर से जालौर से कान्हड़ देव आक्रमण करते हैं। और इधर से अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है शम्स खां, तो आक्रमण में इस मलकाना युद्ध में इस आक्रमण से ये शम्स खां है, ये पराजित होता है। और कान्हड़ देव शम्स खां को बंदी बना लेते हैं। और इससे अलाउद्दीन खिलजी अब कान्हड़ देव से और अधिक नाराज हुए, क्रोधित हुए। और ये अब स्वयं सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके जालौर दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। जालौर का
जो शासक कानड़ देव और कानड़ देव का पुत्र वीरम देव, कानड़ देव की पत्नी जेतल दे। तो इधर से ये सियाणा को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जालौर में प्रवेश करते हैं और जालौर को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन जालौर दुर्ग में प्रवेश करने में ये नाकाम रहते हैं, जालौर दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेता है और इधर से कानड़ देव चौहान का जो सेनापति है, दहिया बिक्का, और ये दहिया बिक्का नाम से पता है बिकने वाला है, और दहिया बिक्का को अलाउद्दीन खिलजी लालच देता है दुर्ग का कि सेनापति ने क्या रखा है, तू सेनापति लायक थोड़ी है, तू राजा बनने के लायक है, और इसे लालच में ले लेता है और दहिया बिक्का भी लालच में आ जाता है। और दहिया बिक्का गुप्त जो मार्ग है दुर्ग में जाने का, गुप्त मार्ग, ये मार्ग बता देता है और उस गुप्त मार्ग से अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग में प्रवेश करने में सफल रहता है। अब विजय की आशा न देखकर कानड़ देव केसरिया धारण कर वीर गति को प्राप्त हुए। और इधर जो रानी जेतल दे है उसने भी जोहर कर लिया। इस प्रकार इसे राजस्थान का तीसरा शाखा कहा जाता है। राजस्थान का चौथा शाखा कहा जाता है। और ये जो शाखा है वो 1311 ईस्वी में हुआ। 1311 ईस्वी में यहाँ ये आक्रमण करते हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर अधिकार कर लेते हैं और अधिकार करने के बाद में जालौर दुर्ग का नाम ये जलालाबाद नया नाम रख देते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं और इनका जो पुत्र कानड़ देव का जो पुत्र है वीरम देव, ये आशापुरा माता मंदिर में स्वयं कटार से आत्महत्या कर लेते हैं। तो वीरम देव भी आशापुरा माता जो सोनगरा चौहानों की इनकी कुलदेवी मानी जाती है, इसी आशापुरा माता मंदिर के सामने ये स्वयं कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, कटार से आत्महत्या कर लेते हैं। और इसका कटा सर, वीरम देव का कटा सिर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली ले जाकर फिरोजा को सौंप देते हैं। फिरोजा आप देखते हैं, फिरोजा कटे हुए सर को लेकर, कटा हुआ सर देखकर फिरोजा हताश हो जाती है, गहरे शोक में डूब जाती है और फिरोजा वीरम देव के सर को यमुना नदी है, इस यमुना नदी के किनारे पर वीरम देव का फिरोजा ने यमुना नदी के किनारे वीरम देव का दाह संस्कार
संस्कार किया तथा स्वयं फिरोजा स्वयं ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार फिरोजा ने भी वीरमदेव की मृत्यु के बाद अपने जीवन को निरर्थक समझा कि वीरमदेव के बगैर उसका जीना नहीं है, और उसने भी यमुना नदी के किनारे वीरमदेव का दाह संस्कार करके स्वयं भी यमुना नदी में कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार जालोर दुर्बल अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि कानरदेव व जालोर के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक तो पद्म नाम इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कानड़ देव प्रबंध। इसके अलावा एक और था वीरमदेव सोनगरा री बात। इसके अलावा मुहनोद नैरसी इन्होंने लिखा था मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। इसके अलावा फरिश्ता इन्होंने भी तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ की रचना की, और इन ग्रंथों से हमें वीरमदेव, कानड़देव व जालोर के चौहानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर अपन देखें अलाउद्दीन खिलजी के कारण राजस्थान में चार साके हुए। प्रथम रणथंभौर का यहां पर जो साका हुआ वो हमीर देव ने केसरिया धारण किया, और इनकी पत्नी रंगदेवी ने जल जोहर किया। तो ये प्रथम शाखा। द्वितीय शाखा चित्तौड़ का, यहां रतन सिंह केसरिया धारण करते हैं, और इनकी पत्नी पद्मनी जोहर करती है। यह राजस्थान का दूसरा शाखा। तीसरा सिवाना, यहां पर शीतलदेव और इनकी पत्नी मैणाबे ये जोहर करती है, और ये केसरिया। तो ये राजस्थान का तीसरा। चौथा शाखा जालोर, यहां पर कानड़देव और इनकी पत्नी जेतलदे जोहर करती है, और कानड़देव केसरिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के कारण राजस्थान में ये चार शाखे हुए। तो हमें कानड़देव चौहान के बारे में, जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ा।